हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। इससे होगा क्या ना कि जब भी हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो या फिर कोई लाइव क्लास अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर इसी नाम से मिलता जुलता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं प्यार से कई बार एमसीजी कह दूंगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अभी हमें पूरा फोकस किस बात पे रखना है? गैल्वेनोमीटर पे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका, वर्किंग क्या है इसकी, थ्योरी क्या है, डायग्राम क्या होगा, रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो का वही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अभी जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि गैल्वेनोमीटर जब शब्द तुम्हारे दिमाग में आता है तो फिर तुम्हारा दिमाग कैसे इंटरप्रेट करता है, तुम्हें लगता क्या है कि क्या होता होगा गैल्वेनोमीटर, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं, लेके आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो दरअसल ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातें थी। ठीक है, बेसिकली क्या है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, कई स्कूल्स में क्लास 10th में ही बच्चों को गैल्वेनोमीटर से वाकिफ करवा दिया जाता है फिर से प्रैक्टिकल लैब में, या कई बच्चों ने पहली बार क्लास 12th में ही देखा होता है। कुछ तो क्लास 12th के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि लैब में जाकर के भी जानते नहीं है कि डिवाइस क्या है ना। तो अब यार यहां पे दरअसल क्या मसला है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तो ऑब्वियसली फिर आप कहोगे कि यार गैल्वेनोमीटर पढ़ना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर समझ में नहीं आता। भाई गैल्वेनोमीटर इतनी शानदार और इतनी सिंपल चीज है। ये दिख रहा है कांटा, ये जीरो डिफ्लेक्शन पे है अभी। ठीक है, मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का एंट्री पॉइंट है, ये रेड कलर का एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है कि प्लस माइनस के हिसाब से आप करंट दे सकते हो, करंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो जैसे अगर मैंने इसमें से इस मतलब एक वायर यहाँ से लिया और उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, एक वायर यहाँ से लिया, इसको मैंने यहाँ कहीं अटैच कर दिया, सर्किट मैंने पूरा क्लोज करके रख दिया है। जब सर्किट को मैंने पूरा क्लोज कर दिया है ना, तो अब क्या होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। कब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा? जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास करेगा। आया समझ? तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन। आया समझ कि नहीं आया? गैल्वेनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन। ये जो कांटा है वो यहां वहां डिफ्लेक्ट करता है, इतनी आरामदायक बात है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट है, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब करंट नहीं है। जस्ट लाइक कंपास यार, कंपास। ठीक है, मैं कंपास से एग्जैक्टली इसका रेप्लिका नहीं बोल सकता, लेकिन कंपास में क्या होता था? That was also based on deflection only. कंपास जो था that was also based on deflection only. तो कंपास में डिफ्लेक्शन कब आता था? जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो। ठीक है, तो कंपास जो है ना, दिस शोज डिफ्लेक्शन। कंपास में डिफ्लेक्शन आता था जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो। शोज डिफ्लेक्शन ओनली in the presence, shows deflection only in the presence of an external magnetic field. भाई मैग्नेट के अपन क्या है कि अभी अंतिम लेक्चर्स पे आ चुके हैं। ठीक है, तो जो बेसिक पहले हम पढ़ चुके हैं उसका आपको पूरा ख्याल रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इट शोज डिफ्लेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कंपास भी डिफ्लेक्शन पर बेस्ड डिवाइस है।
और वैसे ही यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो भी डिफ्लेक्शन पर बेस्ड डिवाइस है। बस जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वो ये है कि कंपास का डिफ्लेक्शन ये बताता है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ये बताता है कि आसपास इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस है। ठीक है, आसपास भी नहीं, बेसिकली उस पाथ, उस इलेक्ट्रिकल पाथ में ही करंट की प्रेजेंस है। ये वाली बात समझ में आ गई है। तो गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड, ये वाला कलर चूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। और उसके बाद व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इट विल शो डिफ्लेक्शन, जब भी करंट पास करेगा थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, जब भी करंट पास करेगा थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इट विल शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इट का मतलब यहां पे क्या है, गैल्वेनोमीटर, इट विल शो डिफ्लेक्शन। इतनी आरामदायक बात है, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर मैं कहानी में आपको यहां से आगे लेकर के चलूंगा। आ गया समझ? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर? ओके। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये जो नाम है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये नाम दरअसल दर्शाता है कि कैसे ये गैल्वेनोमीटर काम करेगा। इसमें एक कॉइल होगी जो कि मूव करेगी। अब ये कॉइल जैसे मान ले यहाँ पे ये सब पूरा कार्यक्रम क्या है सर वो तो बता दूंगा, लेकिन ये समझ, अगर ये एक वायर है तो इसको ऐसे जो अपन ने ऐसे पूरा राउंड फॉर्म दे करके रख दिया है, दिस इज बेसिकली अ कॉइल फॉर्मेट, दिस इज बेसिकली अ कॉइल फॉर्मेट। आया समझ? ठीक। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट के इलेक्ट्रिक करंट को आप एकदम सही से डिटेक्ट कर पाओगे क्या, उसका नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि छोटे पर्पस के लिए, मतलब छोटे स्केल पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। इसका प्रिंसिपल क्या है? अब इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना एक आध लेक्चर पीछे की थोड़ी यादें आपको ताजा करनी पड़ेंगी। क्या आपको याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना को, ठीक है, जब भी किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उस पर सिर्फ फोर्स नहीं, उस पर टॉर्क काम करता है। क्या आपको याद आ गया? ठीक है, मेरे ख्याल में आपको याद आ गया होगा। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया था और फिर उस पर एक टॉर्क काम करने लग गया था। ठीक है, तो व्हेन अ करंट कैरिंग लैमिना, वो भी कैसा लैमिना है? रेक्टेंगुलर लैमिना। व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना इज प्लेस्ड, इसको लिख लेना बेटा कहीं ऐसे अलग से, ठीक है, कहीं खोपचे में। व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो इसके ऊपर एक टॉर्क काम करना शुरू कर दिया, और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या था भाई? जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे उस टॉर्क का फॉर्मूला बता दो यार, जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे उस टॉर्क का फॉर्मूला बता दो यार। ये अपने पास रेक्टेंगुलर लैमिना था और इसमें बाकायदा करंट पूरा फ्लो कर रहा था। दिस वॉज द रेक्टेंगुलर लैमिना और इसमें बाकायदा पूरा करंट जो है वो फ्लो कर रहा था, और यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी सारी की सारी, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी सारी की सारी। तो इस पे जो टॉर्क काम कर रहा था उसका फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा था बेटा, आपने लिख भी दिया होगा, टाउ इज इक्वल्स टू नबी साइन अल्फा। टाउ इज इक्वल्स टू नबी, NABI, नबी साइन अल्फा। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है? नबी साइन अल्फा हो चुका है। और अल्फा क्या यहाँ पे होता था, आप जरा याद करेंगे, आप जरा बताना चाहेंगे भाई? टाइम स्टैम्प को मार्क करके जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दें सर अल्फा कौन सा एंगल था। ठीक है भाई, दो चीजों के बीच का एंगल होगा ऑब्वियसली सर, दो चीजों के बीच का एंगल था। तो भाई अल्फा इज मेड बिटवीन, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड, अलग सी बात है थोड़ी, नॉर्मल टू द लैमिना। मतलब लैमिना का नॉर्मल एक लाइन मार दो,
ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है उसके नॉर्मल एक लाइन मार देना, और रेक्टेंगुलर लैमिना के नॉर्मल लाइन मारने के बाद उस नॉर्मल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इटसेल्फ वाज अल्फा, देयरफॉर द फॉर्मूला बिकेम एज टाउ इज इक्वल्स टू नबी sin अल्फा। क्या आपको ये चीज याद है? यस सर। अब तो मेरे ख्याल से अगर याद नहीं भी होगी तो मैंने इसको पूरा रिवाइज करवाई दिया। तो अब मैटर क्या है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो उस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक टॉर्क काम करता है, ठीक है। एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इतनी आरामदायक इत्मीनान से समझ में आने वाली बात थी, ठीक। अब होता क्या, ठीक है, अब जो बताया ना मैंने कि इस लॉजिक पर, इसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है, इस प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है। तो क्या लिखा है इसके अंदर? ये मतलब क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा है इसके अंदर? प्रिंसिपल क्या है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? अरे वही वाला फैक्ट कि जब किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लैमिना को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम कर जाता है। तो वही लिखा है दैट a current carrying coil lamina, ठीक है, current carrying coil या lamina is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field, then it experiences a torque, then it experiences a torque। ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। बाकी डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है ये सब बताऊंगा। और भाई देखो, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें पढ़ना है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर करता क्या है? जब करंट पास करेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, जब करंट पास करेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। मतलब डिफ्लेक्शन को देख करके हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब करंट है। डिफ्लेक्शन बहुत जल्दी और ज्यादा हो रहा है मतलब करंट बहुत ज्यादा है। डिफ्लेक्शन बहुत कम और स्लो हो रहा है मतलब करंट बहुत कम है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? क्या आपको ये वाली बात इत्मीनान से समझ में आ गई है? मेरे ख्याल में आ गई होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पढ़ना गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर कैसे पढ़ते हैं भैया? उसमें अगर डिफ्लेक्शन आ गया मतलब करंट की प्रेजेंस है, डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब करंट नहीं है, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब ना एक काम करो, पहले इसका तो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में आपको डेप्थ में लेके जाते हैं। यस सर, क्लियर है, चलें, ओके ओके। अब इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, वो सारी चीजें मैं अपने सामने मतलब आपको पूरा बना के दिखाता हूं। हालांकि दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, लेकिन क्या है ना कि जब तक डायग्राम आपके साथ आपके सामने खुद ना बने ना तब तक वो मजा नहीं आता किसी को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दिस इज द मिरर विच इज यूज टू काउंट, विच इज यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन। हालांकि हम उसके बिना भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये पूरा सेटअप आपके सामने बनाता हूं, ध्यान देना और इत्मीनान से ध्यान देना, बहुत ही शानदार तरह से। डायग्राम तो बनाएंगे इसको प्रॉपर अपन, है ना। ठीक है, ओके। ये एक पूरा मेटालिक फ्रेम बनने वाला है आपके सामने। क्या बनने वाला है सर? ये बनने वाला है अपने पास में एक पूरा मेटालिक फ्रेम। ये बनने वाला है अपने पास में क्या? एक पूरा मेटालिक फ्रेम। कलाकारी प्रॉपर दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास में बन गया एक पूरा मेटालिक फ्रेम, आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अपन स्क्रू के तौर पे यहाँ पे दो टॉर्जन हेड लगाते हैं। एक टी सेक्शन का अपन ने यहाँ लगा दिया है, यहाँ से अपन वायर भी खींच के लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। और एक मैंने चल यहाँ बना दिया है, एक टॉर्जन हेड चल अपन ने यहाँ बना दिया है, ओके सर, ठीक। और एक टॉर्जन हेड अपन दे रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे।
बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर बढ़िया। अब यहाँ पे ना एक सॉफ्ट आयरन कोर मैं रखूंगा। सॉफ्ट आयरन कोर ना इससे पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके थे सोलेनोइड में, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है, प्योर पूरी हवा, ठीक है। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना इसके अंदर, वो मान लेते हैं 50 टेस्ला प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसी करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं ना, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 50 से कई ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाती है। तो उसी को इनहैंस करने के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, एल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम से देखें तो सॉफ्ट आयरन कोर को अपन ने एल से रिप्रेजेंट किया। अब ये बन रहा है पूरा तुम्हारे सामने, ठीक है। अब जो हम ये लेके आएंगे ना, ये वायर होगा फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप, ठीक है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का स्ट्रिप का अपन ये यहाँ पे वायरिंग पूरी कर देंगे इसके साथ साथ, ठीक। और ये जो अपने पास जो देखो एंट्री यहाँ से दे रहे हैं इसको अपन, और उसके बाद फिर जाएगा, उसके बाद फिर इसके आसपास पूरा बनेगा, उसके बाद फिर वहां पे निकल जाएगा। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। तो भाई ये तो अपन ने बनाया, अब इसके अपन वायरिंग शुरू करते हैं। अब क्या शुरू करेंगे सर, इसके अपन वायरिंग शुरू करेंगे। तो वायर मैं कौन से कलर का ले लूँ, चल मैं ग्रीन कलर का ले रहा हूँ वायर, ठीक है। अब देख क्या होता है, पहले वायर यहाँ से जाएगा ऊपर, इसमें गया, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हो तुम वायर नीचे की तरफ आ जाएगा, मैं मिरर को नहीं भी यूज करूंगा तो भी चलेगा, ठीक। तो इसको बस इसके आसपास बस पहले वाइंडिंग करनी है, इसके आसपास बस पहले क्या करनी है, इसके आसपास बस पहले अपने को वाइंडिंग करनी है प्रॉपर तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस वायर की इसके आसपास पूरा इसका जाल बिछाओ, इसको पूरा घेर दो भाई तुम, इसको पूरा घेरने का प्रयास किया गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर तुम बनाते हुए चल रहे हो तो अच्छी बात है यार, अगर तुम बनाते हुए चलोगे तो सही रहेगा। थोड़ा पास पास कर दूं क्या इसको मैं, ठीक है, जितना पास हो सकता है। तो ये अपन ने इसके आसपास क्या वाइंडिंग करनी शुरू कर दिया, और जो ग्रीन का लगा रहा हूं दिस इज द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से बस, और डायग्राम तुम्हें कैसा लग रहा है वो क्या है मुझे बताते हुए चलना है कि नहीं। डायग्राम तुम्हें कैसा लग रहा है वो तुम मुझे बताते हुए चलना अच्छे से। एक आध और ले लूं क्या, ले लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने पास ये सॉफ्ट आयरन कोर था, और सॉफ्ट आयरन कोर के आसपास एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पूरी आ रही है, इसके आसपास पूरी इसकी वाइंडिंग हो चुकी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसी के ऊपर अच्छे से, ठीक है। फिर यही वाला जो वायर है, यही वाला जो वायर है वो नीचे की तरफ आएगा, और फिर ऐसे स्प्रिंग के फॉर्मेट में ये यहाँ पे ना एक पट्टी होगी, इस पट्टी को बनाते हैं अपन, चलो ऐसे करके, ठीक है। ये पट्टी अपन ने बना दी, और ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के आसपास के अपन ने वाइंडिंग करी है, तो स्प्रिंग को जाकर के इस पे अटैच कर दिया। चलेगा आपको इतना, यस सर चलेगा बाकायदा। और उसके बाद फिर यहीं से स्प्रिंग को खींच लिया गया है और जा करके अटैच कर दिया गया है इसके अंदर। लेकिन एक चीज जरा समझ ले, देख अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है देख भाई। मैं यहां से अगर चाहूं ना, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, मान ले फॉर इंस्टेंस मैंने यहां से लगा दी चल एक बैटरी कनेक्शन, ठीक है। मैं मान ले यहां से लगा रहा हूं, मैंने इस टॉर्जन हेड पे T1 बोलूंगा इसको, मैंने इसको एक बैटरी कनेक्शन दे के रखा हुआ है,
और ये चल मैंने स्विच लगा दिया और ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी क्या है कि सेटअप में करंट नहीं है बिकॉज वो स्विच जो है वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जैसे मैंने स्विच को एक्टिव कर दिया, जैसे मैंने स्विच को एक्टिव कर दिया तो क्या हुआ, करंट इसमें आएगा, फिर करंट इसमें आएगा, उसके बाद ऐसे धड़ से इसमें पूरा करंट फैल जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और जब इसमें पूरा करंट फैल जाएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होगी, क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या इंसर्टेड है, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन करा, इसके अंदर पूरा करंट फैल जाएगा, उसके बाद करंट यहां, तो क्लोज पाथ तो है ही, बाकायदा क्लोज पाथ है। तो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस पे कोई टॉर्क थोड़ी काम करेगा। टॉर्क काम करने के लिए क्या चाहिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लैमिना को हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है, तब जाकर के उसके ऊपर टॉर्क काम करता है। आया समझ की नहीं आया? तो ये अभी सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ही स्विच को अपन ऑन कर देंगे, एज सून एज द स्विच इज ऑन देन दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बट टॉर्क तब काम करेगा जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ठीक है। तो यहां पर किसको बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है भैया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो कनेक्शन जब तुमको देना हो तो फिर ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस पाथ, ठीक है। टॉर्जन T1, टॉर्जन है T1, टॉर्जन है T2, ठीक है। तो कनेक्शंस के लिए ऑब्वियसली यू विल यूज दिस T1 एंड T2, लेकिन अभी हमने कनेक्शंस दिए नहीं है इसको, ठीक। कनेक्शन जब देना होगा तो वी विल गिव इट। आ गया समझ में? ठीक है सर। अब देख क्या होता है कि यहां पे ये अपने पास बन चुका है सेटअप, अब यहां पे हमको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। यहां पे हम बनाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, ठीक है। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। वो पता है कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अपने पास लैमिना है ना, इसको ऐसे घेर के रखेगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। मतलब ये जो नॉर्थ पोल होगा ना वो ऐसे कर्वेचर में होगा, ठीक है, ऐसा कर्व्ड नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ साउथ पोल भी जो है ना वो कर्व्ड साउथ पोल होगा, ताकि पूरा ऐसे घेर के कॉन्सेंट्रेटेड होकर के सारी मैग्नेटिक फील्ड्स रेडियल आ जाएं, ठीक है। तो ये कर्व्ड होगा। अब उस एक लाइन नीचे मारता हूं भाई, बहुत कलाकारी है इसमें यार, बहुत कलाकारी है। अगर तुम समझ गए तो पूरी कलाकारी फिर यहां पे क्या सार्थक हो जाएगी। ठीक है, आए हाय गजब, बढ़िया ना। तो ये अपने पास क्या है, नॉर्थ पोल है। अब क्या है कि ये जैसा अपने बनाया है नॉर्थ पोल, अब अपन इस तरफ से क्या बना देंगे बेटा, साउथ पोल बना देंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, अब बनाएंगे अपन साउथ वाला हिस्सा। क्या आपको इतना पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है? चलें फिर करें कहानी को स्टार्ट। नॉर्थ पोल वाला फंडा इज ऑल क्लियर, अब जरा आ जाओ बेटा साउथ पोल की तरफ, ठीक। यस सर, आते हैं साउथ पोल की तरफ। चलो भाई देखा जाए जरा, इसी के हिसाब से बनेगा। यस सर, इसी के हिसाब से बनेगा। अरे चलो बराबर से लेते हैं उसको ना, ठीक है ओके। अब ज़रा इसको अपन कर्वेचर देते हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ पर डाउन मारते हैं। भाई डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? बताते हुए चलना। डायग्राम समझ में आ रहा है, बताते हुए चलना, ठीक। और फिर अपन ने इसको ऐसे कर्वेचर दे दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट साउथ पोल। हाँ तो बढ़िया, फिर यहाँ पे तरीके से एकदम क्या हो चुका है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो चुका है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आई गई है। अभी यहाँ से जब उसको अपन करंट देंगे ना, अच्छा ये वाला पार्ट एक था, एक सेकेंड
मेटालिक फ्रेम के अंदर था ना, हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर मैंने यहाँ से इसको इनपुट दे दिया करंट का, ठीक है, तो करंट फिर यहाँ से जाएगा, करंट ऐसे, इसमें करंट है, इसमें करंट है, मतलब करंट फिर हर तरफ से क्या है कि फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। करंट ऐसे गया, उसके बाद इसके थ्रू गया, फिर करंट ऐसे गया, फिर यहाँ से घूम करके आया, करंट ऐसे गया, फिर इसके थ्रू, फिर करंट यहाँ पे ऐसे गया, उसके बाद यहाँ से जाएगा नीचे, फिर यहाँ से जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से जाएगा नीचे, फिर यहाँ से जाएगा ऊपर, और ऐसे ही करंट क्या है कि सब में पूरा ना ऐसे पूरा फैल जाएगा। और जब करंट इसमें ऐसा पूरा फैल जाएगा तो उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा, इसके थ्रू करंट जो है यहाँ से एग्जिट ले लेगा। तो भाई दिस इज बेसिकली अ करंट कैरिंग लैमिना, दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग लैमिना। अब इस पे टॉर्क, तो अब तो टॉर्क काम करेगा इसके ऊपर, क्यों? बिकॉज व्हेनेवर अ करंट कैरिंग लैमिना इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करना शुरू कर देता है। इतनी आरामदायक बात है। मेरे ख्याल में आपको ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। जी सर, क्लियर हो गया है पक्का? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर। तो अब एक काम करोगे, तुमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब जरा इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे के पूरे डायग्राम का प्रॉपर तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। चलें, ओके, बढ़िया हो चुका है। अब जरा इसी का जो पूरा फंडा था ना, अब तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो इसका प्रिंसिपल क्या था वो सब हो चुका है। अब इसमें ना, अच्छा, स्प्रिंग का क्या यूज है? देखो, जब इस पे टॉर्क काम करेगा तो ये ना ऐसा लैमिना बना के रखा है कि ये सॉफ्ट आयरन कोर के कांटेक्ट में नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर इसके बस अंदर इंसर्टेड है, लेकिन फिजिकल टच इनके बीच में बिल्कुल नहीं है, ठीक? अब जैसे ही आर्मेचर पे टॉर्क काम करेगा ये घूम जाएगा, ठीक है? जैसे ही आर्मेचर पे टॉर्क काम करेगा आर्मेचर घूम जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि इसमें एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, जिस कारण से इस आर्मेचर के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। और ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग की वजह से ही ट्विस्ट होने के बाद भी, इस स्प्रिंग की वजह से ही ट्विस्ट होने के बाद भी लैमिना वापस से अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने का ट्राई करेगा। बिकॉज यार ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि जैसे किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया तो वो वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आ पाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पे इलास्टिसिटी का पूरा पूरा फंक्शन इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप यहाँ पे स्प्रिंग को यूज करते हो। किसको यूज करते हो सर? स्प्रिंग को यूज करते हो, ठीक है? जैसे कॉइल में टॉर्क आएगा तो स्प्रिंग हल्का सा क्या है कि मतलब उसमें उसके अंदर दरअसल उसका जो पूरा फॉर्म है वो डिफॉर्म हो जाएगा हल्का सा, ठीक है? जैसे ही इस आर्मेचर में हल्का सा भी अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करा, ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये स्प्रिंग जो है ना वो हल्का डिफॉर्म हो जाएगा। नाउ स्प्रिंग अपने आप को वापस से रिस्टोर करने के चक्कर में इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगवा देगा। आया समझ की नहीं? पहले करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस था, तब जो टॉर्क काम करेगा वही नबी साइन अल्फा वाला टॉर्क। तो जो नबी साइन अल्फा का टॉर्क काम करेगा दैट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन जब ये डिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो भाई कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? जब ये रेक्टेंगुलर लैमिना डिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो कुछ एंगल से होगा ना डिफ्लेक्ट भाई। अब देख क्या होता है, जब ये डिफ्लेक्ट हुआ दैट वाज ऑल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन 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 जो स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है वो डिफ्लेक्शन को उतने आराम से होने देगी नहीं, ठीक है? अगर इतना डिफ्लेक्ट थोड़ा बहुत अगर हो भी गया ना तो स्प्रिंग की वजह से वापस से अपने कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। बिकॉज स्प्रिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने का ट्राई करता है स्प्रिंग। आया समझ? बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोग के दिमाग में? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो एक होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो स्प्रिंग की वजह से काम करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, उसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। ये वाला फंडा आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप यूज करी थी और ये सब चीज पूरा सेटअप आपको पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब इतनी तो बात क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर के रिस्पेक्ट में चेक करो, ठीक है? ये बताए क्या है सॉफ्ट आयरन कोर का टॉप व्यू, ठीक है? अगर आप, हाँ लिखा है ना टॉप व्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर जो था ना उसका टॉप व्यू है बेटा ये। अब सर सॉफ्ट आयरन कोर ये रहा। अगर आप इसका टॉप व्यू चेक करोगे ना तो मैंने क्या कहा था कि भैया ऐसे पूरे कर्वेचर में नॉर्थ और साउथ पोल काम कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे पूरे कर्वेचर में नॉर्थ और साउथ पोल काम कर रहे हैं, बीच में अपने पास में लैमिना है। तो हर तरफ से क्या है कि रेडियल
रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स काम करेंगी, ठीक है, हर तरफ से ऐसे एकदम रेडियली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स काम करेगी। कहानी कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में क्या था, कंस्ट्रक्शन में जो PQRS1 लिखा हुआ है ना, ये क्या है सर, तो मैं आपको जरा लिख के बता दूं यहां पे। अच्छा, इसके पहले का दिखाता हूं। ये दिख रहा है आर्मेचर पूरा, ये जो रेक्टेंगुलर अपने पास स्ट्रिप बन रही है ना, उसका नाम रखा गया है PQRS1। क्यों करा गया है बताता हूं, देखो इसका नाम PQR ऐसे यहाँ पे साउथ पोल के लिए था, तो उससे मैच ना करें इसलिए S1 कर दिया गया। चलेगा आप लोग को? यस सर चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन पे जरा एक बार आ जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल PQRS1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। द कॉइल इज वाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम विच मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप। हम लोग तो रेक्टेंगुलर लेके चल रहे थे, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्जन हेड। अच्छा, ये जो है ना, ये है H जो है, दिस इज द मूवेबल टॉर्जन हेड, ठीक है। तो यहां से वायर को अपन ने सस्पेंड करके रखा हुआ है बाय मींस ऑफ अ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। और यहाँ पे अच्छा स्प्रिंग से कर दिया गया है कनेक्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। ये अपने पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। आई वुड सजेस्ट कि आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेटर तरह से हो रही होगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन कोर था उसको अपन ने L का नाम देके रखा हुआ था। L इज द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। which may be spherical if coil is circular and cylindrical if the coil is rectangular. Rectangular coils हम यूज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे cylindrical soft iron core हमने लेके रखा, ठीक है। It is so held within the coil that the coil can rotate freely without touching the iron core and the pole pieces. मतलब soft iron core जो है ना, वो एकदम untouched है, कोई भी लैमिना का पार्ट टच नहीं कर रहा, कोई भी पोल का पार्ट टच नहीं कर रहा है। किसको? सॉफ्ट आयरन कोर को। ये वाला फंडा क्लियर? तो दिस मेक्स द मैग्नेटिक field linked with the coil to be radial, that is the plane of the coil in all position remains parallel to the direction of magnetic field, ठीक है। वैसे आप उस प्लेन के थ्रू नहीं भी जाएंगे, then also you will have the idea कि हाँ ठीक है, हर तरफ से रेडियल ही मैग्नेटिक फील्ड काम करी है। इमेजिनेशन के लिए जो इजी है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये सॉफ्ट आयरन कोर का टॉप व्यू ले ले, और बाकी जो ऐसे कर्वेचर में कर्व्ड मैग्नेटिक पोल्स हैं उसका तो मैं जिक्र आपके सामने पहले से ही करके रख चुका था, ठीक है। This entire arrangement is enclosed in a non-metallic case to avoid disturbance due to air। जिसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे अरेंजमेंट को एक ऐसे नॉन मेटालिक केस के अंदर रखा हुआ है, हवा हवा इसके अंदर नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं है भाई कि करंट आपने पास करवा दिया, लेकिन उस मेटालिक फ्रेम में क्या है, लैमिना में क्या है, वो डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज अंदर एयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हवा चल रही है तो वो काम ढंग से कैसे करेगा? तो आपने उसको क्या कर दिया कि भैया बाहर के जो तूफान है उससे जरा इसको दूर रखो, बचा के रखो, सेफ रखो। आया समझ? इसलिए ये वाला फंडा बताया गया है। तो ये अरेंजमेंट कहां रखा गया है वो पूरा बता दिया गया है। सेटअप आपके सामने बना दिया गया था। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा कंस्ट्रक्शन के बेसिक पार्ट का। आया आपको समझ? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर। चलो अब डेरिवेशन जो करेंगे अपन इसका, तो डेरिवेशन में आपको बस एक बात का अच्छे से खास ख्याल होना चाहिए कि भाई जैसे आप एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? नबी साइन अल्फा, वो निकाल देंगे अपन सब कुछ। दूसरा क्या है कि इलास्टिक स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी काम करेगा। एक बात समझ, अगर यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होती तो क्या होता? आपने करंट पास करवाया, आपने जैसे ही करंट यहां देख ले, अगर ये इलास्टिक स्प्रिंग नहीं होती, ठीक है, एक नॉर्मल सी स्प्रिंग होती, तो क्या होता कि आपने करंट इसके थ्रू पास करवाया। जैसे आपने करंट पास करवाया तो इस गैल्वेनोमीटर का जो अपने पास ये जो अंदर रेक्टेंगुलर लैमिना है इसमें डिफ्लेक्शन आया, और एक बार डिफ्लेक्शन आया और वो डिफ्लेक्टेड ही रह गया,
वो एक बार डिफ्लेक्शन आया और फिर वो डिफ्लेक्टेड ही रह गया, क्योंकि आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट उसको दिया ही नहीं था जो कि उसको वापस से उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने का ट्राई करता। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो है ना, ये वो अरेंजमेंट है जो डिफ्लेक्शन के बाद भी स्प्रिंग को, जो डिफ्लेक्शन के बाद भी लैमिना को वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल पोजीशन में लाने का भरपूर ट्राई करता है, रिस्टोर करने का भरपूर ट्राई करता है। बिगाड़ा किसने? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने। सुधारेगा कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, बिगाड़ा किसने? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने। सुधारेगा कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि जितना अमाउंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतने ही अमाउंट का रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। ठीक है, ये बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? ओके। जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा तो किसी एंगल से करेगा ना डिफ्लेक्ट भाई, तो उसको अपन बोल देंगे थीटा। क्या बोल देंगे? थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितने एंगल से ट्विस्ट हो गया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा चलेगा अपने को, है ना। तो डेरिवेशन के अंदर अपने को बस वो बात का खास ख्याल रखना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ना, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ड्यू टू, मैं करवाऊंगा डेरिवेशन को पूरा। तो ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द कॉइल स्टार्ट्स, द कॉइल रोटेट्स एंड द फॉस्फो ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स गेट्स ट्विस्टेड। ठीक है, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अच्छा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पहली बात तो काम क्यों करा भाई, जैसे मैंने इसे अरेंजमेंट में ये स्विच, जैसे ही मैंने स्विच को एकदम एक्टिव कर दिया तो इसमें से करंट पास करना शुरू करा और करंट का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे इसमें? इसके बाद अपन ये लिखेंगे कि व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, भाई डेरिवेशन का पॉइंट है ये, व्हेन करंट पासेस वाया कंडक्टर, और वो कंडक्टर का नाम क्या है? PQRS1। कंडक्टर का नाम क्या है भैया? PQRS1। यहां देख लो ना, PQRS1, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो व्हेन द करंट पासेस वाया कंडक्टर PQRS1, और ये PQRS1 इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कुछ? इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब ये PQRS1 इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है? तब होता ये है कि उस पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल काम करना शुरू करेगा। ठीक है, देन अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल एक्ट, देन अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल एक्ट, then a deflecting torque will act on it, then a deflecting torque will act on it। और जो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नबी साइन अल्फा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिख दूं मैं इसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू नबी साइन अल्फा। भाई अल्फा क्या होता है? मैंने पहले भी कहा था कि अल्फा होता है सर इस प्लेन के नॉर्मल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, प्लेन के नॉर्मल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। भाई यहाँ पे प्लेन का नॉर्मल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में एंगल 90 डिग्री का है। साइन 90 कितना होता है सर? साइन 90 इज जस्ट 1। साइन 90 इज जस्ट 1। अगर साइन 90 1 है तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा नबी के बराबर। आया समझ? सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा सर? नबी के बराबर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब आ जाओ उसके दूसरे मैटर के ऊपर। देखो यहां पे ना जो अपने पास वो लैमिना था ना, वो ट्विस्ट तो करेगा बाय थीटा एंगल। ठीक है, सो थीटा इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा को हम कह देंगे थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, थीटा का मतलब क्या? एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब देख क्या होता है यहां पे ना, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा वैसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क भी काम करेगा। ठीक है, तो भाई अगर ज्यादा एंगल से ट्विस्ट करोगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क काम करना पड़ेगा, अगर कम एंगल से ट्विस्ट करोगे तो कम रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। तो भैया एक एंगल ऑफ ट्विस्ट पे, मतलब यूनिट डिग्री के एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, उसको मैं के बोल दूंगा, छोटा वाला के बोलूंगा। ठीक है, तो छोटा वाला के कितना है? इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, अरे यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क,
दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि हाँ भाई ठीक है, अगर एक यूनिट एंगल से ट्विस्ट हुआ तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए भैया, के का टॉर्क चाहिए। अब अगर थीटा के एंगल से ट्विस्ट हुआ, अब अगर थीटा के एंगल से ट्विस्ट हुआ तो अब इसको वापस से रिस्टोर करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए भाई, के इंटू थीटा। आया समझ? अगर एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन कितने रुपए के, 50 रुपए के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ना, ठीक है। तो ये वाला फंडा क्लियर। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिस्टोरिंग टॉर्क, what is going to be the restoring torque? now just go with the flow भाई। अगर 1 डिग्री एंगल ऑफ ट्विस्ट पे के का रिस्टोरिंग टॉर्क था तो यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कितने का रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, के इंटू थीटा का। एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन डन, सेकंड इक्वेशन डन। अब जरा ध्यान दीजिएगा होता क्या ना, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आने वाला है अपने पास। होता यह है कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि एट नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन होता क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, दिस इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दिस इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। बस दोनों को बराबर कर दो, बस दोनों को बराबर कर दो। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है अपने पास भाई साहब, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है अपने पास में NABI, और जो अपने पास में रिस्टोरिंग टॉर्क है वो है के थीटा। तो भाई यहां तक का फंडा आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी इक्वेशन से आगे फिर निकलने वाला है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसके बाद टेन टड़ान खत्म, ठीक है। आया समझ? तो एक काम करें, एक बार इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको कहानी में अपन आगे लेके चलते हैं ना यार। चले भाई ठीक है, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया ना आप लोग के दिमाग में कि हाँ भाई जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। और के और थीटा क्या क्या है, इन बातों को दिल में बसा के रखना। इसमें करते हैं भाई साहब लोग बहुत भर भर के गलतियां, समझते नहीं है कि के क्या है थीटा क्या है। भाई यूनिटरी मेथड है, एकदम यूनिटरी मेथड है कि भैया एक एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए। भाई कुछ भी चाहिए होगा, हर बार तुम अपने एक्स को क्यों बीच में ले आते हो वेरिएबल के तौर पे, एक्स मत लाओ। यहाँ पे अपन के लेकर क्या है, के क्या है, के इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर एक यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट पे के का रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए तो थीटा के एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए, के इंटू थीटा का। इतनी आरामदायक बात है कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क इतना हो चुका है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम निकाल चुके थे, नबी के बराबर था, दोनों बराबर होने चाहिए, यस सर बराबर होने चाहिए। अब जरा कहानी में आपको आगे लेके चलें, ठीक, यस सर। अब आगे चलते हैं भाई। ये डायग्राम पूरा क्लियर था क्या? फिर से पूछ रहा हूं, अगर डायग्राम नहीं बनाया था तो डायग्राम बना लो। ये सेटअप मैंने क्या करा था, इलेक्ट्रिकल सेटअप था, ताकि करंट इसमें से पास करना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना बेटा, जब आपसे कोई पूछता है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको बिना इस इलेक्ट्रिकल सेटअप के दिखाना होता है। आया समझ में? बिना पावर सप्लाई के ये जो आपके सामने ये जो पूरा बक्सा बना हुआ है ना, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया किसी ने तो अब ले लो, हो गया। उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास में जो डेरिवेशन की स्टार्टिंग थी, ये वाला समझ में आ गया आपको। और अब आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं कहानी में इत्मीनान से, नबी इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है। हम लोग कहानी में कहां तक पहुंच चुके हैं सर? अब हम पहुंच चुके हैं नबी, अब हम पहुंच चुके हैं, अरे क्या आ रही है, आ जाओ।
अब हम पहुंच चुके हैं नबी NABI इज इक्वल टू के इंटू थीटा, जहां पे के क्या अपन जानते हैं ना, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, लिखवा चुका हूं। तो जब मैं आई निकालूंगा ना, तो आई क्या आएगा पता है, आई आएगा के अपॉन NAB, आई क्या आ जाएगा के अपॉन, अरे के अपॉन NAB, और यहां पे आ जाएगा सर थीटा, ठीक है। यहां पे ना एक छोटी सी बात का जरा अच्छे से गौर करना बेटा, यहां पे जो आपके सामने के अपॉन NAB आ रहा है ना, ये जो आपके सामने यहाँ पे के अपॉन NAB आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है कैपिटल G, विच इज बेसिकली इन टर्न कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है, विच इज बेसिकली इन टर्न कॉल्ड एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जिसके हिसाब से आपको सिंपली सिर्फ ये लिखना पड़ता है I इज इक्वल्स टू G टाइम्स थीटा, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है I इज इक्वल्स टू G टाइम थीटा, जहां पे I इज द करंट इन द रेक्टेंगुलर लैमिना, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितने एंगल से वो ट्विस्ट कर गया करस्पॉन्डिंग टू दिस अमाउंट ऑफ करंट, एंड G इज अ कांस्टेंट K अपॉन NAB। K क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और B क्या होता है, B होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। हर एक बात पूरी क्लियर कर दी है। तो ये अपने पास I इज इक्वल टू हो चुका है G थीटा। मैं यहाँ पे एक बार चीजों को लिख दूं यार, ताकि आपके लिए आसान रहे। हालांकि हम K के बारे में जानते हैं, K क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बना है ना बेटा, वो नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, उस पर सवाल खिंच जाते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो K इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, K इज द रीस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, K इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। एक यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कितना रीस्टोरिंग टॉर्क है, पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा। के अपॉन नीचे क्या था, एन था, फिर ए था, फिर बी था। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, या पूरे आर्मेचर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। उसके बाद ए क्या हो जाएगा, ए इज द एरिया ऑफ आर्मेचर, A is the area of the armature, A is the area of the armature, ठीक है। और B क्या था, B is the strength of external magnetic field का induction, ठीक है। तो B is the strength of, B is the strength of external magnetic field का induction, B is the strength of external magnetic field induction, B is the strength of external मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोग को, यस सर। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हो चुकी है, यस सर, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर, जिसे कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी। तो मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा क्लियर होगा। मैं चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद बस दो चीजें बची हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। हो गया क्लियर, यस सर। ये वाला फंडा तो शानदार तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। डेरिवेशन ऑल डन फॉर अस। जो की पॉइंट्स थे जरा उसको देख लो एक बार। तो ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द कॉइल रोटेट्स एंड द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स गेट्स ट्विस्टेड, ठीक है, ओके। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ रीस्टोरिंग टॉर्क, भाई वहां पे इलास्टिक स्प्रिंग लगी हुई थी, ठीक है। तो स्प्रिंग की वजह से क्या है कि एक रीस्टोरिंग टॉर्क ने काम करना शुरू करा, तो कम्स इनटू प्ले दिस रीस्टोरिंग टॉर्क ट्राइज टू रीस्टोर द कॉइल बैक टू इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, यहां से डेरिवेशन की स्टार्ट होती है ना, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ डेरिवेशन की। इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता यह है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क के, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क। ये वाला फंडा पूरा क्लियर। तो जरा की पॉइंट्स में जो आखिरी वाला पॉइंट था उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो गया, यस सर, हो गया। चलें अब यहां पे डेरिवेशन जहां तक अभी परफॉर्म करके आपको दिखा दिया गया, ऑलमोस्ट पूरा दिखा दिया गया, उसके इनिशियल स्टेप्स मतलब इनिशियल जो पुश चाहिए पड़ता है ना, वो यहां पे था। याद करो, नबी इज इक्वल टू के थीटा, यहां से हमने स्टार्टिंग करी, आई निकाला, के अपॉन एन बी ए थीटा आ गया। तो ये जो के अपॉन एन बी ए थीटा है, इसी मतलब के अपॉन एन बी ए जो है
ये वाला पार्ट इसे कहा जाता है कैपिटल जी, एक कांस्टेंट होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो I इज इक्वल टू जी थीटा हो गया, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब पता क्या होता है भाई, अब वापस आ जाओ गैल्वेनोमीटर के बेसिक पर्सपेक्टिव के ऊपर। आखिरकार एक ऐसा डिवाइस जो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब करंट पास करेगा, आखिरकार ऐसा डिवाइस जो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब करंट पास करेगा उसके थ्रू, ठीक है। करंट अगर ज्यादा पास करेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि करंट अगर ज्यादा पास करेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, और करंट अगर कम पास करेगा तो डिफ्लेक्शन कम आएगा। तो इसी बात को यहां पे, इसी बात को चरितार्थ करने के लिए I प्रोपोर्शनल टू थीटा का जो रिलेशन है ये काम करेगा आपका। आया समझ के नहीं? I प्रोपोर्शनल टू थीटा, करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम, करंट कम डिफ्लेक्शन कम। इतनी आरामदायक बात थी यार। आया समझ के नहीं आया? तो इट मीन्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सच अ गैल्वेनोमीटर हैज अ लीनियर स्केल। तो ये आपके पास डेरिवेशन जहां तक हम करवा चुके थे उसमें से निकाला हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन। यस सर, क्लियर? चलें भैया, क्लियर है तो आगे बढ़े। अब आते हैं करंट सेंसिटिविटी के ऊपर, फिर दिखाया जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी और कैसे आप सेंसिटिविटी को मैनिपुलेट कर सकते हो उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये सब होता क्या है, इस पे पहले जरा इस टर्म पे फोकस करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब क्या है? आपके अनुसार क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है अगर गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, अगर मैंने बोल दिया कि एक गैल्वेनोमीटर है जो बहुत सेंसिटिव है, तो वो क्या करेगा भाई? तुम्हें जो भी लगता है ना, तुम्हारे दिमाग ने अभी तुम्हें जो भी कहानी बताई है, ठीक है, सवाल मैंने क्या पूछा कि अगर गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है तो उससे क्या होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर फिर कैसे बिहेव करेगा। तो आपके दिमाग ने जो भी आंसर दिया होगा, भले ही वो 3-4 लाइन का आंसर हो, टाइम स्टैम्प को मार्क करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। सही हो गलत हो दैट डजंट मैटर फॉर नाउ, ठीक है। अभी तो सीख रहे हैं ना भाई। जब आप सीखने के प्रोसेस में रहते हो, फिर बच्चे जब मेरे से बोलते हैं कि सर गलती हो गई, इतनी बड़ी वाली गलती हो गई, बेटा अभी तेरा स्टेज ही है गलती करने का, ठीक है। गलती नहीं करेगा सीखेगा नहीं। आया समझ? गलती करेगा तो ही सीख पाएगा। तो यहां पे जैसे जो भी तुझे लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके आ जा। आ गया? तो इफ अ गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत क्विक रिस्पॉन्स देगा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, आप इसको एक तरह से ऐसे लेके आ सकते हो कि यार अगर वो डिवाइस बहुत सेंसिटिव है तो जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब पता है वो क्यों हो रहा है? वो जल्दी खराब इसलिए हो रहा है बिकॉज यार वो हर छोटे मोटे वेरिएशन को लेके बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान ले इफ अ गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें से मैंने हल्का सा भी करंट पास किया ना, तो भी उसमें एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छा खासा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। इसी चीज को उल्टे में सोच के देख कि अगर कोई डिवाइस ना, कोई गैल्वेनोमीटर ही मान ले जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसकी मान ले कि सेंसिटिविटी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? अगर सेंसिटिविटी बहुत कम है इसका मतलब यह है कि भाई ज्यादा करंट भी पास करवा रहा हूं ना, तब भी उसमें डिफ्लेक्शन ना के बराबर हो रहा है। एकदम ढीला गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ज्यादा करंट भी पास करवाऊंगा ना, तब भी डिफ्लेक्शन हल्का सा और हल्का सा इतना हो रहा है, ठीक है। मतलब ये डिवाइस सेंसिटिव है ही नहीं, ये डिवाइस जो है वो सेंसिटिव है ही नहीं। आया समझ? भाई जब ज्यादा करंट देने के बाद दिखा नहीं पा रहा कि करंट है, तो भाई जब मैं कम करंट दूंगा तब तो वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पाएगा डिफ्लेक्शन। आया समझ कि नहीं आया? तो इफ अ डिवाइस इज हेवीली सेंसिटिव देन इट मींस दैट इट, मतलब गैल्वेनोमीटर, दैट इट विल शो लार्ज या सिग्निफिकेंट deflection. It will show large या significant deflection even for a small amount of current. Even for a small amount of current. Even for a small amount of current. क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है
क्या आप लोग को ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है कि गैल्वेनोमीटर अगर ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो फिर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा इवन फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी दरअसल इस बात से चेक की जाती है कि डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा है। करंट तो वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कि मान लो जैसे मान लेते पास दो गैल्वेनोमीटर हैं, ठीक है, एक है तेरे पास हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक है तेरे पास लो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक। एक गैल्वेनोमीटर ये है और एक गैल्वेनोमीटर अपने पास में ये अपन ने लिया, ठीक है। तो भाई इसकी स्केलिंग कर दें अपन थोड़ी सी एक बार। चार, यहाँ पर भी सेंटर था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल दोनों में ही करंट मैं सेम पास करवा रहा हूँ, दोनों में ही करंट मैं सेम पास करवा रहा हूँ, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है। ऐसा नहीं कि ये I1 I2 कर दिया मैंने ना, गैल्वेनोमीटर ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, तो गैल्वेनोमीटर अलग अलग है, तो G1 G2, लेकिन करंट सेम है तो सिर्फ I का I रखा अपन है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोग को? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। चलें फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो थे अलग अलग गैल्वेनोमीटर G1 G2, लेकिन दोनों में करंट हमने बिल्कुल सेम पास कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये गैल्वेनोमीटर अगर सेंसिटिव है, अगर इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है और अगर इस वाले गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो कम है, तो भाई जो ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा ज्यादा और जो कम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा कम। इस बात को आप समझ गए क्या भाई? ये इकलौता डायग्राम जो है ना वो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए काफी है। ये इकलौता डायग्राम पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए काफी है। ऐसा क्लियर हो चुका है, ये सब चीजें आपने नोट कर ली होंगी। अब आते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर और बेसिक उसके जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब ये हो गया, पहली बात तो करंट सेंसिटिविटी को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं I सबस्क्रिप्ट S से, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। क्या बोला? करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट दैट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब देख लेना भाई, I तो कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन करंट, किसी भी गिवन करंट के लिए, फॉर अ गिवन करंट, किसी भी गिवन करंट के लिए आप देख सकते हैं अगर I कांस्टेंट हो गया तो करंट सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। वही तो मैंने कहा था, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी कम है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। इतनी आरामदायक बात, ठीक है। ये वाला तुमको पूरा फंडा समझ में आ गया है ना। अब जरा ध्यान देते हुए चलना। नाउ हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो था ना वो था K/NAB, हाँ कि ना, K/NAB वॉज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और एंड हम एक बात और जानते हैं कि I इज इक्वल टू था G थीटा। I इज इक्वल टू क्या था? G थीटा। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी जो है ना वो θ/I आ चुका है। तो अगर θ/I है तो θ/I इज बेसिकली 1/G। θ/I क्या हो जाएगा? दिस इज 1/G। अगर यहाँ पे इसको लिखा जाए, यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए कि करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली θ/I और θ/I वहां से है 1/G और 1/G, भाई साहब G क्या था? G था K/NAB। सर कहाँ की बात कर रही है भाई साहब? ये G था K/NAB। अब अगर 1/G है तो NAB अपॉन K, ठीक है। तो 1/G क्या हो जाएगा? NAB/K। ये वाला भी एक चेन फॉर्मूला है जो कि आपको कभी भी काम पड़ सकता है, ठीक है। ये वाला एक चेन फॉर्मूला है जो कि आपको कभी भी काम पड़ सकता है। अब ये चीज थी एडिशनल चीज, एक्स्ट्रा ज्ञान, तो इसको कहीं खोपचे में लिख लेना, ठीक है। ये सब तुम्हारे पास क्या है? एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसे कहीं ऐसे अलग से लिख लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान इसे कहीं ऐसे अलग से लिख लेना, बाकी मेन ज्ञान तो यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया आप लोग के लिए। अब एक काम करो भाई, जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है। जल्दी, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। तो यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज
यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज, लिख दिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से। चलो अब जरा ध्यान देना भाई, कहाँ तुम लगे हुए थे NaB/K पे जाने में, कहाँ तुम 1/G में। G को गैल्वेनोमीटर नहीं कहते, यहाँ पे G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि काम इसका भी नहीं है भाई, θ/I पे चले आना। थीटा का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन किस में होगा सर, रेडियंस में होगा। और नीचे क्या लिखा है, I का मतलब होता है करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है सर, करंट की यूनिट तो होती है एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, अब ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो जल्दी से करंट सेंसिटिविटी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करंट सेंसिटिविटी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, करंट सेंसिटिविटी डन हो चुका है। जैसे हमने अभी करा करंट सेंसिटिविटी, वैसे ही करना पड़ता है यहाँ पे हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, जरा गौर करना। व्हाट वाज करंट सेंसिटिविटी, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। तो वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, मतलब थीटा इन द गैल्वेनोमीटर, व्हेन अ यूनिट वोल्टेज मतलब V से डिवाइड कर देना, इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हम एक बात जानते हैं, ओम्स लॉ से हम एक बात जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ हम एक बात जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा और V क्या हो जाएगा, I इंटू R। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना। तो भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू, भाई यहां पे एक काम करो, 1/R को अलग रखो और θ/I को अलग रखो। अब ये करने के पीछे का अपना अल्टीमेट पर्सपेक्टिव क्या है ना, ताकि मैं आपको एक बात से बाकायदा वाकिफ करवा सकूं कि भाई θ/I हम पहले भी निकाल चुके हैं, याद कर भाई। θ/I का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट सप्लाइड। तो भैया इसी को तो करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो मैं इसमें लिख दूं कि एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम जानते हैं पहले से, एज वी ऑलरेडी नो दैट ये θ/I इज बेसिकली करंट सेंसिटिविटी। तो इसी के आधार पे हम सिंपली ये कह सकते हैं, देयरफॉर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1/R को छोड़ दो, θ/I इज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है, इतनी आरामदायक बात है। मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच में रिलेशन। अब कुछ लोग यहां पे गलती निकाल सकते हैं कि सर V इज इक्वल्स टू तो IR होता है और यहां पे V इज इक्वल्स टू I/R आएगा। तो मैं बोलूंगा बेटा यहां मसला क्या है भाई, V इज इक्वल्स टू IR तो होता है ओम्स लॉ, जहां पे V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे V क्या वोल्टेज है ना, दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, VS है। यहां पे क्या I है, पहली बात तो I नहीं है सर, यहां पे IS है, जिसका मतलब क्या करंट होता है, नहीं, इसका मतलब होता है करंट सेंसिटिविटी। तो यहां पे पूरी कहानी अलग हो गई है, जज्बात तुम्हारे पलट गए, हालात तुम्हारे पलट गए। आया समझ में, मसला अलग हो चुका है पूरा। तो यहां पे ओम्स लॉ वाला गाना हम नहीं गा सकते, बिकॉज यहां पे गाने का धुन चेंज करना पड़ेगा। ये करंट नहीं है, करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो जल्दी से इस शानदार सी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे आप और उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें, ओके सर, बढ़िया, क्लियरिंग दिस अप। अब यहां पे आते हैं, अब ये आखिरी पॉइंट है हमारे पास, ये बेसिकली थ्योरी वाला पॉइंट है, कंडीशंस फॉर अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शंस इवन फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर छोटा सा भी करंट जाएगा तब भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका डिवाइस जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव if it shows large deflection even when a small current is passed through it, ठीक है। सारे जो कीवर्ड्स है उसको मैंने कर दिया हाईलाइट। उसके बाद फ्रॉम द थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, भाई I इज इक्वल्स टू क्या आ गया था,
I इज इक्वल टू आ गया था जी थीटा, जिसमें जी क्या था, के अपॉन एन ए बी। तो अगर I इज इक्वल टू जी थीटा है तो उसी इक्वेशन से थीटा निकाल लेना। अब अगर तुम्हें बाकायदा पूरी मेरी हेल्प ही चाहिए तो मैं तुमको यहीं लेके चलता हूँ भाई। नबी इज इक्वल टू के थीटा था, तुमने बोला हाँ सर था, तो थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इनटू आई आ जाएगा। भाई ये सही लगा क्या, ये सही लगा, हाँ सर। तो थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इनटू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया है पूरा, बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, और के यहाँ पे क्या होता है, के होता है यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, अगर 1 डिग्री का भी एंगल ऑफ ट्विस्ट है तो उसको भी जमाने में, उसको भी रिस्टोर करने में कितना टॉर्क लग जाएगा उसे कहा जाता है के। इतनी आरामदायक बात है, मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। लेकिन भाई यहां पे अपन ने थीटा को क्यों छुड़ा लिया, थीटा के पीछे अपन इतना क्यों पड़ गए हैं, क्योंकि भाई सेंसिटिविटी को डिफाइन करती ही अकेला थीटा। ठीक है, थीटा अगर ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा, थीटा अगर कम तो सेंसिटिविटी कम। ये वाली बात दिमाग में घुस रही है, यस सर घुस रही है। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो उसकी थ्योरी है ऊपर लिखी है। भाई ये नबी क्या होता है सर, ये नबी होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। भाई ये थीटा क्या होता है सर, ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। और दोनों बराबर कब होते हैं सर, दोनों बराबर होते हैं एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। दोनों बराबर कब होते हैं, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, उसकी हल्दी मेहंदी कर देना। उसके बाद फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ आई थीटा विल, फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ आई थीटा विल बी लार्ज इफ दिस रेशियो इज लार्ज। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू गिवन फिक्स कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू की जो पूरी जिम्मेदारी है वो एन बी अपॉन के ऊपर आती है, एन बी अपॉन के ऊपर आती है। ठीक है, जैसे मान लें अगर ऐसा है कि अपना कोई सीक्रेट है, ठीक है, और वो सीक्रेट हमने जो है ना वो बताया है सिर्फ 2 लोग को। हालांकि 2 लोग को बताया ही क्यों, तुम्हारी गलती थी। एक तो ए को बताया और दूसरा किसको बताया, तुमने बताया पी को बताया। ठीक है, तो तुम्हारा सीक्रेट तुमने बताया था ए को और पी को, और तुम्हें मालूम चला कि भाई सीक्रेट तो आउट हो गया। अब सीक्रेट आउट हो गया है और उसमें तुमको पूरा भरोसा है कि भाई पी तो कांस्टेंट है, P तो कांस्टेंट है, P कभी भी मेरा सीक्रेट आउट नहीं करेगा। अब तुम्हारा सीक्रेट A और P को मालूम था, P कांस्टेंट है, P कभी सीक्रेट आउट नहीं करेगा। तो भैया सीक्रेट आउट करने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर गई, फिर सीक्रेट आउट करने की पूरी जिम्मेदारी फिर A के ऊपर आ जाती है। ठीक है, पक्का वैसी बात यहां पर है बेटा। थीटा इज इक्वल्स टू NBA अपॉन के इंटू आई था। अब I तो कांस्टेंट है, तो थीटा को चेंज करने की, सीक्रेट को आउट करने की, थीटा को चेंज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे यहां ए पे थी वैसे यहां पे एनबी अपॉन के ऊपर है। क्या तुमको ये वाला फंडा समझ में आ गया? तो सीक्रेट किसी को बताया ही मत करो। थीटा इज बेसिकली एन बी अपॉन के इंटू आई हो चुका है। तो अगर यहां पे एन लार्ज होगा, बी लार्ज होगा, ए लार्ज होगा और के स्मॉल होगा, देख लेना थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एन बी ए और के पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, अगर आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा करवाना है तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा, तो एन बी ए सब लार्ज, एन लार्ज, बी लार्ज, ए लार्ज। लेकिन अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो के की वैल्यू कम है, तो के शुड बी स्मॉल। ये रहा यहां पे लिखा हुआ। भाई मेरे ख्याल से हर एक चीज को मैंने बकायदा पूरा स्टेप वाइज डिकोड कर दिया है, एक एक टर्म को डिकोड कर दिया है। क्या आप लोग को समझ में आ गया है? पक्का? चलें ठीक है, बढ़िया, शानदार। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ n कैनॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। भाई कुछ लिमिटेशंस है, n की वैल्यू बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट नहीं बढ़ा सकते। क्यों लिमिट? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड ऑल्सो मेक्स द गैल्वेनोमीटर बल्की। भाई अगर तुम्हें ये वाली बात पल्ले पड़ गई कि अच्छा सेंसिटिविटी को बढ़ाना मतलब एंगल को बढ़ाना, डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा? जब n बहुत ज्यादा होगा। तो अगर तुम लगे पड़े हो कि भैया n को बढ़ाओ और नंबर ऑफ टर्न्स और भी नंबर ऑफ टर्न्स और भी नंबर ऑफ टर्न्स, भाई जितने ज्यादा तुम नंबर ऑफ टर्न्स लेके आओगे ना वहां से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। क्यों? तुम n को क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए
ताकि जो करंट की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाए, थीटा बढ़ जाए। थीटा को बढ़ाने के लिए एन बढ़ाओगे, जब एन बढ़ाओगे ना, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना, तो ज्यादा वो वायर यूज होगा, ठीक है, वायर ज्यादा यूज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा फंडा यहां पे ये है कि जब तुम ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना तो गैल्वेनोमीटर बल्की बन जाएगा, आपका मशीन ज्यादा बल्की बन जाएगा। दिस टेंड्स टू डिक्रीज द सेंसिटिविटी इनफैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ने के अलावा कमी हो जाएगी। हेंस एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, इसलिए एक लिमिट के बियॉन्ड नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना बेवकूफी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई एक और फंडा था कि आप एक काम कर सकते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, तो हाँ भाई मैग्नेट बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू, वही तो कहा था, एन बी ए अपॉन के इंटू आई, वही तो आया था, नबी के थीटा। कुछ दिक्कत नहीं है भाई, बेसिक फॉर्मूला याद रखना, नबी के थीटा, तो वहीं से निकाल दिया मैंने थीटा। तो भाई साहब यहां पे अगर आप समझें, आई तो कांस्टेंट था, अब थीटा को बढ़ाना, थीटा डिपेंड्स ऑन एन बी ए अपॉन के। एन को एक लिमिट के बियॉन्ड इंक्रीज नहीं कर सकते, अब बी को इंक्रीज करोगे तो भी बढ़ेगा थीटा, तो हाँ बी को इंक्रीज कर लो बाय यूजिंग अ हॉर्स शू मैग्नेट। उसके बाद क्या है, ए, द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट बिकॉज इन दैट केस द कॉइल विल नॉट बी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई जब एरिया बढ़ जाएगा तो फिर लैमिना का बहुत सारा एरिया जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चले जाएगा। मोर ओवर इट विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की एंड अनमैनेजेबल। अगर एरिया ऑफ द लैमिना बढ़ जाएगा तो फिर से बल्कि आपके पास बन गया सेटअप, भारी बन गया सेटअप, और जिसको मैनेज करना उतना आसान नहीं रहने वाला। तो एन बी ए को बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा, लेकिन एन को एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते, ए को भी एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते। बी को बढ़ाना है तो स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट लेकर के आ जाओ, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, क्लियर। चलो उसके बाद द वैल्यू ऑफ के, भाई साहब यहां पे एक और चीज लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी कि थीटा इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, थीटा इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के की वैल्यू कम करेंगे तो यहां पे अपने पास जो थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। थीटा का बढ़ना मतलब ज्यादा सेंसिटिव होना डिवाइस का, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड एज सस्पेंशन स्ट्रिप, ठीक है, सस्पेंशन स्ट्रिप के मटेरियल के तौर पे आप उसको यूज करते हो। द वैल्यू ऑफ के इज वेरी स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। तो क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप हमने सेटअप के अंदर इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि यही वो मटेरियल्स होते हैं जिनका जो के होता है ना, जो के कांस्टेंट होता है, वो के की वैल्यू कम होती है। तो के की वैल्यू कम होती है तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को यूज करने से ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी आपको ज्यादा ही मिलती है। तो दैट इज व्हाई इन सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वी बेसिकली यूज क्वार्ट्ज या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप तो एज सस्पेंशन स्ट्रिप, ठीक है। सस्पेंशन स्ट्रिप के तौर पे, सस्पेंशन स्ट्रिप मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये रहा सस्पेंशन स्ट्रिप है बेटा ये, ठीक है। ये पूरा सेटअप सस्पेंडेड है इस वाले स्ट्रिप के थ्रू। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप को आप बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पे। आया समझ में कि नहीं आया फंडा? यस सर, समझ में आ गया पूरा फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप को यूज करते हैं क्योंकि उनका जो के है, के का मतलब क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो काफी कम होता है, ठीक है। तो कम होता है के की वैल्यू, तो फिर थीटा उनका ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ आपको मिलता है। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, शानदार। चलें ओके तो ये था हमारे पास में पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इमेजिन करना आपके लिए आसान हो गया है, मतलब वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। अगर ऐसा है तो जरा अपना प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं फिजिक्स में, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सारी एक्टिव रहती है यार। कमेंट को हम बाकायदा देखते हैं कि हाँ भैया इस कमेंट से ये फीडबैक मिल रहा है अपने को, ठीक है। अगर फीडबैक जेन्युइन रहेगा तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। इसी के साथ खत्म करते हैं इस
पूरी क्लास को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।